हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों का ये क्वेश्चन पेपर है इसी साल का सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12th का। जो मेरे पास सेट है जो मुझे बच्चे ने दिया था वो है सेट 3। और इसमें जो आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं वही ऊपर नीचे करके दे रखा है सेट 1 और सेट 2 में। तो आप अपने आंसर्स मिला लीजिए, आप मिला सकते हैं, बस ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो आगे पीछे हो सकते हैं। तो हम देख लेते हैं स्टार्टिंग के जो 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें निशान मैंने लगा रखे हैं, आप लोग मैच कर सकते हैं। देखिए, तो ये आपका गद्यांश था। गद्यांश हो सकता है कि किसी का ये क्वेश्चन 1 हो सकता है और किसी का क्वेश्चन 2 भी हो सकता है। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा सेट 2 या सेट 1 में। 3 तो हमारा ये है ही। तो ये आपका गद्यांश था। इस गद्यांश में पहला प्रश्न, वृद्ध जनों को संस्कारों और रीति रिवाजों का वाहक क्यों माना जाता है? तो इसका उत्तर आपका 2 है, क्योंकि वे इन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। दूसरा है, इसमें निशान में से आपके लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराओं के समाप्त होने का कारण है। तो इसका सही आंसर ए है, संयुक्त परिवारों का विघटन। सेट ए और बी में आप देख सकते हैं, हो सकता है कि ऊपर नीचे हो इसके, इन्होंने सीबीएसई ने व्यस्त जीवन शैली पहले दिया हो सकता है, या भौतिकतावाद का बढ़ता प्रचलन दूसरे नंबर पे दिया हो सकता है। तो आप सही आंसर खुद ही आप देख लीजिएगा, इसका है संयुक्त परिवारों का विघटन। थर्ड है, वृद्ध व्यक्तियों को परिवार की धुरी क्यों माना जाता है? परिवार में सद्गुणों और संस्कारों की नींव रखने के कारण। वृद्धजनों का अनादर करने के परिणामों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है मतलब गलत है। तो इसका सही होगा भौतिकतावाद और आध्यात्मिकता का असंतुलन। ठीक है। बुजुर्गों के प्रति बढ़ती उपेक्षा और तिरस्कार का कारण है भौतिक जीवन शैली का प्रभाव। भौतिक सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि ने जीवन को सुगम बनाने के साथ साथ क्या दुखद स्थितियां दी हैं? तो इसका सही होगा शारीरिक और मानसिक व्याधियां। 7th है, युवाओं को वृद्धों के साथ क्या नहीं करना चाहिए? तो वृद्धों का अनादर और अपमान। पारिवारिक विघटन को रोकने के लिए गद्यांश में वृद्धों से क्या अपेक्षा की गई है? तो पारिवारिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करना। 9th है, भौतिक जीवन शैली से हमारी आस्थाओं के मूल्य ही बदल गए हैं, पंक्ति का आशय है। तो इसमें आपका देखिएगा लगभग एक जैसे ही हैं कि भौतिक जीवन शैली ने हमें अर्थ प्रधान बना दिया है, ये सही है। धर्म प्रधान, भाव प्रधान, कर्म प्रधान गलत है। निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बारे में दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारतीय सनातन संस्कृति के मूल्य बदलते जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। भौतिक जीवन शैली का प्रभाव सर्वत्र हावी हो रहा है, ये भी सही है। तो इसका सही होगा कथन ए तथा कारण 2 दोनों सही हैं, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ये आपके 10 हो गए हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करके लिखना था। यह आपके अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तिका से है। संचार का सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र। दूरदर्शन के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त आप किसे मानते हैं? तो दृश्य के साथ लेखन। दूरदर्शन है ना, दर्शन है, तो दूरदर्शन में क्या होता है, आपको दृश्य दिखते हैं। खेल जगत से जुड़ी शब्दावली का उदाहरण है। आप खेल जगत में जैसे आपके स्पोर्ट्स न्यूज़ आते हैं तो उसमें क्या आएगा? स्पोर्ट्स न्यूज़ है तो जाहिर सी बात है कि मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके, या अर्थात मतलब खेल में हार गया, और बाकी तो आपके खेल से जुड़े हैं ही नहीं, ये तो अर्थव्यवस्था से संबंधित है ना। समाचार लिखते वक्त मुख्यतः कितने सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है? तो 6 ककार आपने पढ़े थे, है ना, तो वही आ गया है। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को पत्रकारिता की भाषा में क्या कहते हैं? फीचर कहते हैं। क्वेश्चन 3 है, ये आपका काव्यांश है, 2 काव्यांश थे, दोनों में हम आंसर्स देख लेते हैं, आप लोग सही लगा लीजिएगा। लगे हुए हैं, कठिनाइयों और संघर्षों को सहन कर पांडवों में किस प्रकार का बदलाव आया? व्यक्तित्व निखर गया। भगवान हस्तिनापुर क्यों आए थे? पांडवों का संदेश लेकर। तो दे दो केवल 5 ग्राम, पंक्ति में निहित जीवन मूल्य है संतोष। परिजन पर असी न उठाएंगे, पंक्ति में प्रयुक्त असी का क्या अर्थ है? तलवार, पर्यायवाची है ये तलवार। विवेक के मर जाने से क्या होता है? मनुष्य का नाश होता है। आप देख लेंगे, मिलान कर लीजिएगा।
अगला था आपका काव्यांश, उसमें देख लेते हैं। काव्यांश में अनमोल रतन का क्या अर्थ है? अनमोल रतन जिसका मूल्य आंका ना जा सके। ठीक है। किस पर स्वर्ग न्योछावर करने की बात की गई है? तो मित्रता पर। काव्यांश में वक्ता द्वारा युद्ध में सम्मिलित होने का कारण है ऋण चुकाना। सिर लिए स्कंध पर चलता हूँ, पंक्ति में स्कंध का क्या अर्थ है? तो कंधा। धन को धूल समझने के क्या कारण हो सकते हैं? जीवन का अस्थायित्व। इसमें आप देख लीजिएगा, मैच करिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, दशानन की बार बार सिर धुनने का क्या कारण है? ये आपके उससे आया है, पुस्तक से आया है, पद्य से। तो इसका सिर धुनने का क्या कारण था? लक्ष्मण का स्वस्थ हो जाना। ठीक है। अत्यधिक शोक से बेचैन होकर रावण किसके पास गया था? कुंभकर्ण के पास गया था। कुंभकर्ण को असमय जगाने के पीछे रावण की क्या मनोदशा रही होगी? कुंभकर्ण की शक्ति पर भरोसा। जागा निशिचर देख ही कैसा, पंक्ति में निशिचर से किसे संबोधित किया गया है? तो निशिचर कुंभकर्ण को किया गया है। कुंभकर्ण ने रावण से क्या पूछा? दुखी होने का कारण। क्वेश्चन 5 है, ये भी आपका है, देखेंगे। पहला, भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ से किस प्रकार की ध्वनि निकलती है? कविता लिखने की। तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है, पंक्ति का आशय क्या है? रात अधिक होना। गद्यांश के अनुसार लेखिका का जानवरों के प्रति किस प्रकार का भाव अभिव्यक्त हो रहा है? प्रेम का या फिर वात्सल्य का। ये दोनों ही आंसर सही हैं। अब सीबीएसई किसे सही मानता है वो उसके ऊपर है, लेकिन ये दोनों ही आंसर सही हैं। आप दोनों को अगर लगाया है आपने किसी एक को तो सही होना चाहिए। रात अधिक हो जाने के बाद भी भक्तिन जागने का प्रयास क्यों करती रहती थी? लेखिका को अकेली न छोड़ने के विचार से। गद्यांश के अनुसार भक्तिन का लेखिका के प्रति किस प्रकार का भाव अभिव्यक्त होता है? तो स्वामी भक्ति। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब ये आपके वितान से हैं, 10 प्रश्न है। जब यशोधर पंत ने अपने आखिरी फाइल का फीता बांधा था तब घड़ी के क्या समय हो रहा था? घड़ी में क्या समय हो रहा था? 5:25। जूझ कहानी के लेखक का मन कहाँ जाने के लिए तड़पता था? तो आपको पता है, पाठशाला जाने। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व दौर का शहर क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? पूर्ण विकसित होने से। मोहनजोदड़ो को छोटे मोटे टीलों पर आबाद क्यों किया गया था? बाढ़ से बचने के लिए। जूझ कहानी में लेखक सुबह शाम खेत पर ढोर चराते, ढोर मतलब पशु, आदि समय भी कविताओं में क्यों रमे रहते थे? कविताओं में मन रमने से उसको बहुत अच्छा लगता था। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना हो सकती है क्या? पीढ़ी का अंतराल। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। पंक्ति से यह पता चलता है कि क्या उत्पादन अधिक होने से भाव नीचे आ जाता है। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह सिंधु घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। पंक्ति में केंद्र से क्या अभिप्राय है? तो राजधानी, वो उसकी कैपिटल थी। बसंत पाटिल का कक्षा में सम्मान क्यों था? क्योंकि वो पढ़ने में होशियार और शांत था। ड्रेसिंग गाउन पहनते हुए यशोधर बाबू की आंखों में नमी क्यों आ गई थी? तो इसके दोनों ही आंसर बनते हैं, भूषण के व्यवहार के कारण और दूसरा किशनदा के याद आने के कारण। जैसे ही उसने ड्रेसिंग गाउन पहना था तो उसको किशनदा की याद आ गई थी, क्योंकि वो भी इसी तरीके से गाउन पहना करते थे। और भूषण के व्यवहार के कारण, क्योंकि भूषण ने क्या कहा था कि आप इस गाउन को पहनकर दूध लेने जा सकते हैं, तो उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। उनको ऐसा लग रहा था कि उसने ये क्यों नहीं कहा कि पिताजी मैं दूध ले आया करूँगा। तो उनको ये दोनों ही चीज़ें फील हुई थी। ठीक है, नमी आ गई थी। तो इसका ए और बी दोनों ही हैं। अब आपके हैं प्रश्न संख्या 7। इसमें 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना था, तो इसमें से आपने लिखा होगा। तो चौराहों पर खिलौने बेचते बस, ये तो आप लोगों ने अपने अनुसार जैसा भी लिखा होगा वो रचनात्मक लेख है, आपके अपने विचार हैं। 120 शब्दों में लिखना था, तो मुझे आशा है आप लोगों ने लिखा ही होगा। फिर है आपके ये 3 प्रश्न दिए हैं, इनमें से 2 करने थे। कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय हमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए? तो किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए?
ये भी आप लोगों ने कर ही लिया होगा कि कहानी की कथा वस्तु का समय और स्थान के आधार पर विभाजन किस प्रकार करें, घटनाक्रम के आधार पर दृश्यों का निर्माण किस प्रकार करें, कहानी में आई विवरणात्मक टिप्पणियों की मंच सज्जा या पार्श्व संगीत के माध्यम से अभिव्यक्ति कैसे करें, ये सारी चीज़ें आपने लिखा होगा। या पर्याप्त मात्रा में संवादों की व्यवस्था कैसे करें, या पात्रों के मनोभावों और द्वंद्व की उपयुक्त प्रस्तुति कैसे दें। तो इनमें से आपको कुछ पॉइंट्स लिखने थे। अगला है रेडियो पर किस तरह के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, 19वीं शताब्दी में इसकी लोकप्रियता का क्या कारण था। तो देखो, रेडियो पर किस प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे, समाचार तथा समकालीन प्रस्तुति दी जाती थी, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते थे, खेलों का आंखों देखा हाल आता था, गीत संगीत नाटक आदि मनोरंजक कार्यक्रम आते थे। अब इनसे पूछा है कि लोकप्रियता का क्या कारण, इसका सेकंड पार्ट है। तो इसका लोकप्रियता का क्या कारण था कि मनोरंजन के जो अन्य साधन थे वो आम आदमी के लिए उपलब्ध नहीं थे, ये सस्ता था, सहजता से प्राप्त साधन था, या इसको किसी भी स्थान पर ले जाने की सुविधा थी। तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते थे। लेखन से आप क्या समझते हैं, तो लेखन क्या है, भाषा के सहारे जो विचारों और भावों की अभिव्यक्ति होती है वो लेखन होता है। फिर इसमें पूछ रहा है कि लेखन के लिए अभ्यास क्यों आवश्यक है। तो देखो, अभिव्यक्ति एवं विचार करने की जो क्षमता होती है उसको विकसित करने के लिए, या परंपरागत विषयों से हटकर मौलिक लेखन के प्रयास और अभ्यास द्वारा क्या होता है कि लेखन और भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखिए, विचारपरक लेखन किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, समाचार पत्रों में जो समाचारों के अतिरिक्त संपादकीय पृष्ठ होते हैं, एडिटोरियल वो जो पेज होता है उस पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय टिप्पणियाँ, लेख आदि, ये होते हैं विचारपरक लेखन। अब इसमें पूछ रहा है कि इसके भेद बताने हैं, अखबारों को होने वाले लाभ बताने हैं। तो भेद कौन कौन से हैं, देखो, विभिन्न विषय के जो विशेषज्ञ होते हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार होते हैं, उनके जो स्तंभ, जो कॉलम होते हैं, आलेख होते हैं, फीचर होते हैं, ये उनके भेद हो गए। लाभ क्या है, अखबारों की छवि का निर्माण और जनमत को प्रतिबिंबित करना। ठीक है, फिर है आपका किसी समाचार को लिखते समय मुख्यतः किन 6 प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य होता है। तो कौन सा अनिवार्य होता है बताइए। तो ये आप लिखेंगे, क्या, कौन, किसके, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये आपके क्या हैं, 6 प्रश्न हैं। ठीक है, क्या, कौन, कब, कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होता है, मतलब इसमें मुखड़ा आ जाता है जिसको आप इंट्रो भी कहते हैं। कैसे और क्यों बॉडी के अंतर्गत आ जाता है, और विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है, ये आपका समापन होता है। तो 3 होता है ना इसको, ये आपने लिखा होगा। संवाददाता और विशेष संवाददाता, इसमें क्या अंतर है ये आपको बताना था। संवाददाता और विशेष संवाददाता कहते हैं अखबारी दुनिया में जो बीट कवर करने वाला होता है ना, उसको बीट रिपोर्टर को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य विभाजन किया जाता है। अगर बीट पूछेंगे तो आपने लिखा होगा। और विशेष संवाददाता क्या होता है, जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार होता है। ये क्या करता है, घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करता है। तो दोनों में आपने अंतर बता दिया। फिर आपका काव्यखंड से आ गया है कि आत्मपरिचय कविता में कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों लगता है। तो उसके अपूर्ण लगने के क्या कारण थे, एक तो पहला था संसार की जो विषमताएं होती हैं, सुख दुख से निर्लिप्त होकर अपने अनुसार रहना, है ना, उसका अपनी स्वार्थी वृत्ति हो सकती है, आदत, भावनाओं को अधिक महत्व देना, और संसार को भाव शून्य देखना। तो ये आप कुछ भी लिख सकते थे या लिखा होगा आपने। फिर है कविता और फूलों के बीच की समानता और अंतर को कविता के बहाने कविता के संदर्भ में लिखिए, उनमें समानता बतानी है। तो दोनों का अपना सौंदर्य होता है, सुगंध होता है, प्रभाव से सबको लुभाना होता है ना, ये तो समानता हो गई है। अंतर क्या बताना था आपको कि फूलों में सौंदर्य, सुगंध और जीवन क्या होता है, वो सीमित होता है, लेकिन जो कविता का प्रभाव होता है वो शाश्वत होता है और पूरी देश काल की सीमा से परे होता है। फिर है कृषक अधीर होकर बादल को क्यों बुलाता है, बादल राग कविता के आधार पर बताना था। क्यों बुलाता है, परिवर्तन की आशा से, खुशहाली की आशा से, शोषण से मुक्ति की आशा से, उन्नत खेती की आशा से, है ना। इनमें से आपको कुछ पॉइंट्स लिखने थे। फिर है प्रश्न संख्या 11, तुलसी ने अपने पद धूत कहो अवधूत कहो में अपने स्वाभिमान को कैसे व्यक्त किया है। तो कैसे व्यक्त किया है, जो समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव है ना, या वर्ग भेद थी, उसकी अवहेलना करके।
या फिर धर्म के आधार पर समाज का विभाजन करने वाले दुराग्रहों का तिरस्कार करके। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने कागज के पन्ने को खेत की तरह क्यों कहा है? क्योंकि उसको लगता है कि जैसे एक किसान बीजों को बोता है, वैसे ही एक जो कवि है वो अपनी भावनाओं का बीजारोपण करता है, और जैसे एक बीज से अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित होकर फसल तैयार होती है, वैसे ही भावना रूपी बीजों के अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित होने से एक कृति का निर्माण होता है, एक रचना का निर्माण होता है। ठीक है। उषा कविता में प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर किस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है? तो भोर के समय आकाश में क्या होता है? गहरा नीला रंग छा जाता है, जिसमें से उगते सूर्य की श्वेत आभा झांकने लगती है। उस समय ऐसा लगता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिला रही है। तो इस तरीके से आपको ये लिखना था, आपने लिखा भी होगा। फिर है आपका प्रश्न संख्या 12, भक्तिन पाठ में भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा। फिर अगला है कठिन होगा, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है? भक्तिन द्वारा लेखिका को खुश करने के लिए कभी कभी झूठ बोलना, है ना, और शास्त्रों की बातों को अपने तरीके से सुलझाना, या भक्तिन द्वारा पैसे छिपा देना, पूछने पर गलती नहीं मानना और तर्क देना। तो ये चीज़ें वो कहती हैं कि मैं पूरी तरीके से नहीं मान सकती कि भक्तिन अच्छी है, क्योंकि उसमें ये कुछ कुछ क्या थी, बुराइयां भी थीं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर लिखिए कि मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है। तो किन बातों पर निर्भर करती है? जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होना चाहिए। श्रम के साथ साथ क्या होता है? श्रमिकों का विभाजन। जाति के आधार पर पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण कर आजीवन एक पेशे में उसको बांध दिया जाता है। तो ये था। शीर्ष के फूल पाठ में चर्चित अशोक वृक्ष की विशेषताओं का उल्लेख करना था। तो क्या है उसमें उल्लेख? अशोक वृक्ष आपके पूरे चैप्टर में ना बहुत ही कम आया है अशोक वृक्ष का। आपने वो तो लिख लिया होगा, शीर्ष के बारे में तो लिखा होगा, लेकिन अशोक के बारे में मुझे नहीं लगता कि सारे बच्चों ने ये लिखा होगा। तो इसकी विशेषताएं क्या थी? सदाबहार वृक्ष होता है, आम के पत्तों से मिलते जुलते पत्ते होते हैं, मंगलजनक वृक्ष होता है ना, छायादार वृक्ष होता है। तो इनमें से कोई भी पॉइंट आपको लिखना था। फिर है अगला प्रश्न, अंतिम है ये, लुट्टन को राजा साहब ने किस प्रकार पुरस्कृत किया? तो किस प्रकार पुरस्कृत किया था और क्यों? राज पहलवान घोषित किया था, है ना, सदा के लिए अपने दरबार में रख लिया था, इस प्रकार पुरस्कृत किया। और कारण क्या था? कि श्यामनगर के दंगल में चांद सिंह, जिसको सब क्या कह रहे थे, शेर का बच्चा, जो कि 3 दिन से जीतता आ रहा था, उसको पछाड़ दिया था, और उसने क्या किया था? अपने राज्य का नाम गौरवान्वित किया था। ठीक है। काले मेघा पानी दे शीर्षक पाठ में लेखक अंधविश्वासों का विरोधी क्यों था? क्यों था? तो क्या है ये? काले मेघा पानी दे आर्य समाजी होना, दूसरा था वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तीसरा था तर्क के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, और चौथा था रूढ़िवादी परंपराओं में विश्वास ना होना। तो विरोधी इसलिए था। ठीक है। बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अन्याय शास्त्र या अनीति शास्त्र क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि बाजार को मनुष्य से अधिक महत्व देने के कारण। दूसरा, एक की हानि में दूसरे का लाभ देखने के कारण। तीसरा है बाजार को प्रमुखता देने वाले अर्थशास्त्र में मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति ना होकर उसका शोषण होना। तो इस तरीके से ये सारे आपके प्रश्नों का जो हमने एनालिसिस किया है, ये आप अपने आंसर, अपने द्वारा जो लिखे गए आपके उत्तर हैं उनसे मैच करिएगा। अगर आपने इसके आधार ऐसा ही लिखा है, इनमें से कुछ पॉइंट्स अगर आपने लिखे हैं, तो निसंदेह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। और ऑल द बेस्ट आपके रिज़ल्ट के लिए, अगले एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू बेटा।